हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स प्रेप एग्जाम यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे इंडियन नेवी ट्रेड्समैन जीएसटी का प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट एमआर, एसएसआर और एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए भी ये रहने वाला है, जिसमें आपका टारगेट होगा 25 बटा प्रश्न करने का। 25 बटा 25 आपको प्रश्न करने हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको डेली प्रैक्टिस सेट यहाँ पर करवाया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर न्यू नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब के यहाँ पर नोटिफिकेशन आते हैं, इसके लिए यूट्यूब पर यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए, पहला प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय रेलवे द्वारा उपयोग किया जाने वाला कवच प्रणाली निम्न में से किस संबंध है? यहाँ पर ट्रेन की गति नियंत्रण, टक्कर रोधी परीक्षण, ट्रेनों के बीच, स्टेशनों के बीच संचार और इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताओ, ऑप्शन बताओ यहाँ पर कौन सा उत्तर सही है। यहाँ पर है बी ऑप्शन, यहाँ पर सही उत्तर होगा। यहाँ पर टक्कर रोधी परीक्षण के लिए यहाँ पर कवच प्रणाली का यहाँ पर भारतीय रेल द्वारा उपयोग किया गया है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं कवच प्रणाली की। तो यहाँ पर कवच प्रणाली है, जो कवच है भारतीय रेलवे द्वारा सुरक्षा बढ़ाने के प्रयास में के तहत ये विकसित किया गया है, जो कि टकराव रोधी परीक्षण के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। चलो अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सितंबर 2023 के अनुसार भारत के युवा मामले और खेल मंत्री कौन है? ए ऑप्शन है निर्मला सीतारमन, बी ऑप्शन है अनुराग ठाकुर और सी ऑप्शन है सुब्रमण्यम जयशंकर और डी ऑप्शन यहाँ पर है राजनाथ सिंह। बताइए कौन है खेल मंत्री और युवा मामले के मंत्री? तो यहाँ पर होगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन अनुराग ठाकुर यहाँ पर खेल मंत्री और युवा मामले के यहाँ पर सितंबर 2023 में ये नियुक्त किए गए थे। चलिए अब हम बात करते हैं अनुराग ठाकुर की। तो अनुराग ठाकुर ये भारत में वर्तमान में ये केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री हैं। ये भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के ये सदस्य हैं। ये 2021 में युवा मामले और खेल मंत्री के रूप में कार्यरत हैं, ठीक है। ये भारत की संसद के निचले सदन लोकसभा के सदस्य भी हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे निर्मला सीतारमन की। तो ये भारत की वित्त मंत्री हैं और डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर तो ये विदेश मंत्री हैं, भारत के विदेश मंत्री हैं। और श्री राजनाथ सिंह की बात करें तो ये भारत के रक्षा मंत्री हैं, ठीक है। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरा राज्य की राजधानी क्या है? इम्फाल, डिब्रूगढ़, अगरतला, कोहिमा। इसकी राजधानी क्या होगी त्रिपुरा राज्य की? तो यहाँ पर होगी अगरतला। अगरतला ये त्रिपुरा राज्य की यहाँ पर राजधानी होगी। अब हम बात करें यहाँ पर अगरतला की। तो ये अगरतला भारतीय राज्य त्रिपुरा की राजधानी है, ठीक है। गुवाहाटी के बाद गुवाहाटी ये त्रिपुरा राज्य का बड़ा शहर है, ठीक है। और अगरतला ये दूसरा शहर है पूर्वोत्तर भारत का, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन है? अगरतला, ठीक है। अगरतला की बात करें तो ये हाओर एक नदी है, इसके निकट ये स्थित है, ठीक है। और ये बांग्लादेश से 2 किलोमीटर दूर ये स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर साक्षरता प्रतिशत है यहाँ पर 93.88, ठीक है, जो कि राष्ट्रीय साक्षरता दर से अधिक है, ठीक है। अब हम बात करें दूसरे यहाँ पर राज्यों की। तो यहाँ पर मणिपुर राज्य है, यहाँ पर इम्फाल इसकी राजधानी है और यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं वो हैं एन बीरेन सिंह और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो गंगा प्रसाद हैं।
अब हम बात करें असम राज्य की, तो असम राज्य की जो राजधानी है वो दिसपुर है, और जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा, और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। आगे हम बात करें त्रिपुरा राज्य, तो ये त्रिपुरा राज्य की राजधानी यहाँ पर है अगरतला, और मुख्यमंत्री हैं मणिक साहा, और राज्यपाल है यहाँ पर सत्यदेव आर्य। आगे हम बात करें नागालैंड राज्य इसकी जो राजधानी है कोहिमा, और यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो, और यहाँ पर राज्यपाल हैं RN राव। ये आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप। वेग की मूल इकाई क्या है? किलो प्रति मीटर, मीटर प्रति मिनट, किमी प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? बताइए इसका उत्तर कौन सा सही है? तो देखिए, तो इसका जो सही उत्तर है यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, मीटर प्रति मिनट वेग की यहाँ पर मूल इकाई होगी। क्वेश्चन यहाँ पर और मूल इकाइयाँ यानी कि हम बात करें तो यहाँ पर ये मात्रा यानी कि लंबाई की इकाई है मीटर, और इसे m से डिनोट करते हैं, इसका प्रतीक है। द्रव्यमान की बात करें किलोमीटर इसकी इकाई है, और यहाँ पर kg से इसका प्रतीक है। समय सेकेंड है, s इसका प्रतीक है। विद्युत प्रवाह यानी कि करंट, इसका एम्पियर यहाँ पर इसकी इकाई होगी, और इसे a से डिनोट करते हैं। थर्मोडायनेमिक अस्थायी, इसका क्या है? केल्विन इसकी इकाई है, इसे k से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें यहाँ पर पदार्थ की मात्रा, इसकी क्या है इकाई? मोल, इसे MOL से डिनोट करते हैं। चमकदार तीव्रता इसकी क्या है? कैंडेला। ठीक है, CD इसे डिनोट करते हैं। अपूर्वक इकाई की बात करें यहाँ पर समतल कोण यहाँ पर है, इसके जो इकाई है इसकी रेडियन, इसी RAD से डिनोट करते हैं। ठोस कोण की बात करें तो यहाँ पर स्टेरेडियन इसकी इकाई होगी, इसी SR से डिनोट करते हैं। ये अनुपूरक इकाइयों थी समतल कोण और ठोस कोण। इनका जो समतल कोण है इसकी जो इकाई है रेडियन, और ठोस कोण है इसकी है स्टेरेडियन। आप लोग इसको याद रखिए, अधिकतर ही एग्जाम में पूछते हैं। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1962, 1972, 1952 और 1942। बताइए कौन सा यहाँ पर सही उत्तर होगा? कमेंट करिए आप लोग। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा बी ऑप्शन 1972। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के लागू किया गया था। ठीक है, यहाँ पर अब हम इसकी बात करें तो यहाँ पर भारत में वन्य जीवों और उनके आवासों की सुरक्षा के लिए संरक्षण के लिए 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। ठीक है, इसकी अधिनियम में निर्दिष्ट किसी भी जंगली जानवर के शिकार और अवैध शिकार या कब्जा करने के प्रतिबंधित ये लगाता है। ठीक है, इसके लिए ये वन्यजीव संरक्षण ये अधिनियम लागू किया गया था कब? 1972 में। आप लोग इसको याद रखिए। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में, वाशिंगटन में, जोहान्सबर्ग में, पेरिस में। बताइए कौन सा सही उत्तर है यहाँ पर? बताओ, इसका उत्तर बताओ। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है यहाँ पर है डी ऑप्शन। यहाँ पर पेरिस में इसका क्या है? यूनेस्को का यहाँ पर मुख्यालय है। अब हम बात करते हैं यूनेस्को की। तो यहाँ पर यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को का जो अर्थ है वो क्या है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक विज्ञान संस्कृति का ये क्या है? संगठन है। इसका जो गठन है 16 नवंबर 1945 को किया गया था। इसका मुख्यालय पेरिस में है, जो कि फ्रांस में
एक जगह है पेरिस, वहाँ पर ये इसका ये मुख्यालय है। वर्तमान में यूनेस्को के यहाँ पर 193 सदस्य हैं। कितने? 193 और 11 सहयोगी यहाँ पर सदस्य हैं। ठीक है, इसमें हम बात करें यहाँ पर अमेरिका, इजराइल, लुकेटेसुन यूएन के सदस्य, लेकिन यूनेस्को के सदस्य नहीं हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। यहाँ पर 3 देश अर्थात फिलीपींस, न्यू और कुक द्वीप यूनेस्को के सदस्य, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के नहीं हैं ये। ठीक है, भारत के यूनेस्को संस्थापक सदस्य था। ठीक है, यूनेस्को का संस्थापक सदस्य था। चलिए अब आगे हम बात करें अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, INS तरमुगली का कमीशन समारोह नौसेना में कहाँ आयोजित किया गया? ए ऑप्शन मुंबई, बी ऑप्शन कोच्चि, सी ऑप्शन है विशाखापट्टनम और डी ऑप्शन है चेन्नई। तो INS तरमुगली का कमीशन समारोह नौसेना में कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया विशाखापट्टनम। कहाँ पर? विशाखापट्टनम में। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। अब हम इसकी बात करें INS तरमुगली की, तो यहाँ पर देख लीजिए भारतीय नौसेना 14 दिसंबर 2023 को ये नौसेना डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में औपचारिक कमीशन समारोह एक फास्ट अटैक क्राफ्ट INS तरमुगली को शामिल किया गया। ठीक, अटैक फास्ट क्राफ्ट यहाँ पर INS तरमुगली को शामिल किया गया। जहाज को अब तक अपनी विशिष्ट सेवा के दौरान 3 नामों के साथ 2 देशों के झंडे के बीच के काम करने का अनूठा गौरव प्रदान है। ठीक है, ये INS तरमुगली के बारे में ये बताया गया है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? ये ऑप्शन श्रमिकों के जीवन यापन मजदूरी, बी ऑप्शन है समान न्याय और निःशुल्क कानून सहायता के लिए, सी ऑप्शन है यहाँ पर नागरिक के लिए समान नागरिक सहायता के लिए यहाँ पर, और डी ऑप्शन है कृषि का संगठन। जो अनुच्छेद 44 है ये कौन से ऑप्शन से संबंधित है? आप लोग सही उत्तर बताइए। बताओ यहाँ पर कौन सा यहाँ पर सही उत्तर होगा? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा यहाँ पर सी ऑप्शन। जो अनुच्छेद 44 है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता के लिए ये अनुच्छेद संबंधित है। चलिए अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 44 की। तो यहाँ पर देख लीजिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, जिसमें भारत के केंद्र और राज्य सरकारों के भी दिशा निर्देश शामिल हैं। ठीक है, इसकी हम बात करें यहाँ पर, इसमें कहा गया कि पूरे राज्य भारत के नागरिक के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। ठीक है, भारतीय अनुच्छेद 43 जिसमें बात करी गई श्रमिकों के लिए जीवन यापन मजदूरी के लिए, किसमें की गई? अनुच्छेद 43 में श्रमिकों के लिए जीवन यापन मजदूरी की। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें यहाँ पर समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता के लिए, ये किसमें बात कही गई? अनुच्छेद 39A में। किसमें? अनुच्छेद 39A में ये बात कही गई है समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता के लिए। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, वास्को डी गामा है भारत कब पहुँचा? 1488, 1487, 1489, 1498। कौन सा यहाँ पर ऑप्शन यहाँ सही होगा? बताओ कमेंट करके। तो यहाँ पर है भारत है जो वास्को डी गामा है ये भारत कब आया? 1498। यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ठीक है, वास्को डी गामा की बात करें
तो यहाँ पर वास्को डी गामा नौसेना 20 मई 1498 कालीकट के पास कपिदू के पास में पहुंचा, जो मालबार कोस्ट वर्तमान में केरल राज्य है। ठीक है, केरल राज्य है। उसमें कलिकट के राजा कौन से, समुद्री यानी कि जैसे बोलते हैं जमूरिन। ठीक है, उस समय ये कलिकट का ये राजा था जमूरिन। उसने इस वास्को डी गामा क्या किया, स्वागत किया। वास्को डी गामा ने 29 अगस्त 1498 को कलिकट को छोड़ दिया था। यानी कि कब आया था ये, 20 मई 1498 और 29 अगस्त को ये वापस चला गया था। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का नाम बताओ। रेड क्लिफ, इंदिरा पॉइंट, डूरंड रेखा और यहाँ पर मैकमोहन रेखा। यहाँ पर बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। भारत और चीन के बीच, तो यहाँ पर होगा डी ऑप्शन। कौन सा, डी ऑप्शन, मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच में यहाँ पर मैकमोहन रेखा का नाम है। चलिए अब बात करते हैं मैकमोहन रेखा की। तो मैकमोहन रेखा ये भारत और चीन के बीच की ये सीमा रेखा है। ठीक है, सर हेनरी मैकमोहन ने 1913 से लेकर 1914 में शिमला में सीमा समझौता की बातचीत की थी। भारत और चीन के साथ दूसरी सबसे लंबी सीमा रेखा ये साझा करता है। ठीक है, उत्तरी मोर्चे पर स्थित संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के अक्साई चीन पर ये चीन अपना दावा करता है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। ये कौन कौन से राज्य, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश और ये सिक्किम, ये 4 राज्य हैं जो कि चीन की सीमा साझा करते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम बात करते हैं सीमा, स्थलीय सीमा की बात करें तो कौन सी लंबी और कौन सी छोटी सीमा रेखा है। तो सबसे पहले बांग्लादेश की यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर है 4096 किलोमीटर। ठीक है, और चीन की बात करें तो चीन की यहाँ पर 3488 किलोमीटर यहाँ पर दी गई है और मैकमोहन रेखा है। पाकिस्तान की बात करें तो रेड क्लिफ, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है रेड क्लिफ। ठीक है, जिसकी 3310 किलोमीटर यहाँ पर सीमा है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेपाल की यहाँ पर देख लीजिए 1752 किलोमीटर है। म्यांमार की बात करें यहाँ पर देखिए 1458 किलोमीटर है। और भूटान राज्य है जिसमें आपकी यहाँ पर है 578 किलोमीटर है। और अफ़गानिस्तान जो देश है इसकी जो सीमा है 106 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर यानी कि सबसे कम सीमा साझा करने वाला कौन सा देश है, अफ़गानिस्तान। ठीक है, यहाँ पर आपका उत्तर क्या होगा, अफ़गानिस्तान। ये मैंने आपको जानकारी बता दी है। ये आपको प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन सही किए आप लोग कमेंट करके बताइए। इसी तरह आप लोग प्रैक्टिस आप डेली करना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। थैंक यू, आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।